2023 की पहली नसीहत पहला सबक। आबिर अहमद ने आज खुदकुशी कर ली और अबदी नैनत सो गया, मगर आज इसके गाँव के मर्द व ज़न्मी से कोई भी चैन से नहीं सो पाया था। हर किसी की ज़बान पर एक सवाल था कि इतना मतकी और परहेज़गार शख्स कैसे हराम की मौत चुन सकता है। इसकी कैंसर की मरीज़ बेटी ने इसके स्विमिंग पूल वाले दिल ख़वातीन की महफिल में इस सवाल का जवाब दिया था। इसकी बेटी का नाम अतिया आबिर था। वो कैंसर की मरीज़ा थी। कैंसर चौथी स्टेज पर था। डॉक्टर्स ने लाइलाज करार देकर अस्पताल में रखने से मना कर दिया था और घर में वो मौत की मुंतज़िर थी, मगर इससे पहले अज़राइल इसके वालिद साहिब की रूह कब्ज़ा करके ले गया था। अतिया आबिर ने वालिद साहिब की खुदकुशी के मुताल्लिक़ बात करते हुए बताया कि वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। इनसे छोटा एक भाई और 2 बहनें थीं। इनके वालिद साहिब यानी मेरे दादा बीमार होकर बिस्तर से जा लगे और फिर कभी ना आठ सके, तो मेरी दादी ने बच्चों के परवरिश के लिए कामकाज करना शुरू कर दिया, मगर मेरे वालिद साहिब की गैरत ने गवारा ना किया कि इनकी मुँह कमा कर लाए और वो खाएं, लिहाजा इन्होंने तालीम को खैर आबाद कहा और मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। मुझे याद है मेरे वालिद साहिब ने 16-16 घंटे काम किया है। वो दिन को अपना ज़मींदारा करते, शाम को करीबी मिल में चल जाते और 8 घंटे वहाँ मजदूरी करते। यूं इनकी डबल आमदनी से घर में अखराजात और बहन भाइयों की तालीम के बाद भी बचत हो जाती थी। वो इस बचत से हर साल कोई ना कोई छोटा बड़ा जानवर खरीद कर रख लेते थे, क्योंकि इनको पता था जब बहन भाई जवान होकर बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे तो घर के अखराजात के अलावा तालीम के अखराजात भी बढ़ जाएंगे। लिहाजा इनकी पॉलिसी कामयाब रही और तकरीबन 10 साल बाद जब मेरे चचा ने एफएससी पास की तो इस वक्त मेरे वालिद साहिब के पास 30 के करीब जानवर थे। जानवरों के दूध की आमदन, वालिद साहिब की मिल की आमदनी, ज़मींदारी की तरफ से आने वाली आमदन की वजह से मेरे चचा ने मैकेनिकल इंजीनियर के लिए प्राइवेट तौर पर यूईटी लाहौर में दाखिला ले लिया। मेरे वालिद साहिब के इतने वसाइल थे कि मेरे चचा की तालीम के लिए इन्हें ना तो कोई जानवर बेचना पड़ा और ना ही कहीं से उधार लेना पड़ा, मगर बाद अज़ं जब मेरी दोनों फपों ने मेडिकल की फील्ड को चुन लिया तो मेरे वालिद साहिब की आमदनी कम पड़ने लगी और आहिस्ता आहिस्ता जानवर बिकने लगे। दूसरी तरफ मेरे वालिद साहिब शादी कर चुके थे और हम लोग भी पैदा हो चुके थे, लिहाजा अब घर के अखराजात को भी देखना था। खैर मेरे वालिद साहिब के सिवा इस बात की किसी को फ़िक्र ना थी। मेरे चचा इंजीनियरिंग के बाद फारिग हुए तो इन्होंने हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में मुलाजमत इख्तियार कर ली, मगर इन्होंने मेरे वालिद साहिब को किसी कस्म की सपूरत ना की, बल्कि अपना पैसा जमा करने लगे ताकि कारोबार कर सकें। मेरे वालिद साहिब ने कोई शिकवा ना किया, बल्कि वो खुश थे कि एक दिन इनका भाई कामयाब होकर इनकी ताकत बनेगा। दूसरी तरफ मेरी दोनों फपों के डॉक्टर बनने तक हमारे तकरीबन सारा जानवर बक चुके थे, बस अब घर और ज़मीन बाकी थी। मेरी एक फपो ने तालीम मुकम्मल होते ही शादी कर ली और शौहर के साथ कनाडा मुंतकिल हो गई। इन्होंने हमसे तल्लुक़ कर लिया। मुड़कर हमारी खबर ना ली, यहाँ तक अपने वालिद साहिब यानी हमारे दादा की वफ़ात पर भी ना आए। दादा की वफ़ात के बाद दूसरी फपो ने भी लंदन जाकर तालीम हासिल करने की ज़िद लगा ली, तो मेरे वालिद साहिब ने ज़मीन से अपना और छोटी उसी फपो का हिस्सा बेचकर इन्हें भी लंदन भेज दिया और ख़ुद खाली हाथ रह गए। अब सिर्फ मिल वाली मुलाजमत और बाकी दूसरे भाई और बहन की ज़मीन थी, जिस पर काश्तकारी करके इन्होंने हमें खाना पलाना शुरू कर दिया, मगर हम दोनों बहनों की तालीम छुड़वा दी। मैंने पढ़ने की ज़िद की तो मेरे वालिद साहिब रोने लगे और हाथ जोड़कर कहा, ये हक़ मुझे मुआफ़ कर दो। लिहाजा हम दोनों बहनों ने वालिद साहिब के पाँव चूमकर सीने से लगा लिए और मुड़कर कभी पढ़ाई का ना सोचा। मेरे वालिद साहिब ने मैट्रिक तक मेरे भाई को पढ़ाया। जब मेरा भाई मैट्रिक में था तो बाकी तीनों बहन भाइयों ने ज़मीन और घर से हिस्सा मांग लिया। मेरे वालिद साहिब के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि पैसा देकर घर रख लेते अपनी, और छोटी फपो की ज़मीन वो पहले ही बेच चुके थे, लिहाजा बाकी ज़मीन दोनों बहन भाइयों को दी और घर इन तीनों बहन भाइयों को देकर हमें साथ लिया और किसी दौसत के खाली घर में मुंतकिल हो गए। मेरे चचा ने अपनी दोनों बहनों के साथ मिलकर एक टेक्सटाइल मिल लगा ली और अपना कारोबार शुरू कर दिया। आज वो शहर की जानी मानी शख्सियत हैं। खैर वक्त गुजरता है और मैं दिमाग के कैंसर की मरीज़ा बन जाती हूँ। दूसरी तरफ एक हादसे की वजह से मेरे वालिद साहिब का हाथ कट जाता है और मिल वाले इन्हें फारिग कर देता हैं। जब घर में फाकों की नौबत आती है तो कुछ दिन पहले मेरे वालिद साहिब अपने भाई की मिल में काम लेने की खातिर जाते हैं, जहां इनके छोटे भाई और भाभी दफ्तर में बैठे होते हैं। मेरे वालिद साहिब अपने भाई के सामने अपना मुद्दा बयान करते हैं, जिस पर मेरे चचा कहता है, मैं मिल के बैरूनी मामलात देखता हूँ, अंदरूनी मामलात तुम्हारी भाभी देखती है, इनसे मिल लो। मेरी चची मेरे वालिद साहिब को देखते ही कहती है, तुम्हारा तो एक हाथ ही नहीं है, तुम क्या काम कर सकते हो? हम बिना काम के तनख्वाहें देने लगी तो ये कारखाना 2 दिन भी नहीं चलेगा।
मेरे वालिद साहिब मदद तलब नज़रों से भाई की तरफ देखते हैं और बताते हैं कि इनके घर में फाका है। कैंसर ज़दा बेटी 2 दिन से भूखी है, मगर मेरे चचा के दिल में कोई रहम पैदा नहीं होता। वो मज़रत करते हुए कहता है, हमको तो वर्कर की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपने दौसत की मिल में सफाई करने वाला रखवा सकता था, मगर एक हाथ से मजदूर इंसान सफाई कैसे करेगा। तुम ऐसा करो, कल से अपने बेटे और बेटी को इसकी मिल में भेज देना, मैं कॉल कर दूंगा। अपने छोटे भाई जिसकी खातिर इन्होंने अपना सब कुछ बल्कि अपनी औलाद का भी सब कुछ कुर्बान कर दिया था, इसके इस कदर सिरद्रोइया ने इन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया। वापस आकर सारी रात वो हमसे दिख बांटते रहे और फिर सुबह उठे तो पता चला वालिद साहिब खुदकुशी करके अबदी नैनत सो चुके हैं। मैं यहाँ बैठी हुई सब बहनों से इल्तिजा करती हूँ, खुदारा बड़े भाइयों का एहसान याद रखें, और भाइयों से कहती हूँ खुदारा अपनी औलाद का हक भी अपने बहन भाइयों पर कुर्बान ना कर दी, वरना बाद में फ़कत पछतावे होंगे। आपकी लाश घर में पड़ी होगी और आपकी कैंसर ज़दा बेटी रस्सी की मदद से सर को बांधे हुए लोगों के घरों में जाकर पैसे मांग रही होगी ताकि आपके लिए कफन खरीद सके। इसके साथ ही अतिया अबीर मीना के बल ज़मीन पर गिरी और मर गई। अब की बार अतिया के बहन भाई अतिया के कफन के लिए पैसे मांग रहे थे। इख्तिताम मंकूल। विजिट माई टाइम लाइन फॉर मोर पोस्ट।